जो क्या हालचाल, सब बढ़िया, बिल्कुल मस्त ही होना चाहिए क्योंकि एग्जाम जो है ना हमारे बहुत नजदीक हैं और आपकी जो पढ़ाई है हम कंटिन्यू आपको जो है ना तैयारी करा रहे हैं और आप भी बहुत मेहनत से कर रहे होगे क्योंकि हमें करना ही है, क्योंकि हमें 90 जो 5+ है उसको फोड़ना है। इसके लिए हम लगातार मेहनत करेंगे। तो मेरे भाई आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अक्सर आप छोड़ देते हो, लेकिन वो क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर 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 आते हैं। तो मेरे भाई मैं जो आज क्वेश्चन करा रहा हूं वो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे ही, कुछ भी कर लो, है ना। तो वही क्वेश्चन आज कंप्लीट कराऊंगा जो पेपर में छपने वाले हैं। तो आओ हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई डी और एफ ब्लॉक के हैं और ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर आपसे डाउट में रहते हैं, आपसे बनते नहीं है। तो सिर्फ मेरे भाई आपको केवल जो इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है और समझ के आपको उनको कंप्लीट करना, क्योंकि समझोगे नहीं तो ये याद ही नहीं रहेंगे, है ना। तो ये पूरे क्वेश्चन जो है ना क्या होता वाले क्वेश्चन है, क्या होता वाले, क्यों वाले क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये क्यों वाले क्वेश्चन आपको जरूर कंप्लीट करने हैं। तो आइए हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन ये है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं क्यों। अब हमें ये तो पता है कि संक्रमण तत्व है ना हम डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं और ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। तो मेरे भाई आप ये बताओ पहले तो रंगीन कौन होता है, कौन रंगीन जो है वो हमें दिखता है, कोई लाल पीला हरा गुलाबी, ये जो कलर है ये रंगीन कलर माने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो विभिन्न कलर हमें क्यों दिखते हैं, तो इसका एक ही आंसर है मेरे भाई। अगर हमें कोई विभिन्न कलर हमें दिखाई दे रहा है, कोई लाल कोई पीला, तो ये सिर्फ दिखाई दे रहा है, इसका सिर्फ एक ही कारण है जो है प्रकाश का परावर्तन। हम आपको दिखाई दे रहे हैं, हम जिस भी कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, हमसे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसीलिए हम दिखाई दे रहे हैं। अगर हमसे प्रकाश का परावर्तन ना होना तो हम आपको दिखाई ही नहीं देंगे। अगर हम यहाँ से लाइट बंद कर दें, एकदम यहाँ अंधेरा हो जाएगा तो हमसे प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा और हम आपको दिखाई नहीं देंगे। तो पहला तो आपका यही है कि कोई वस्तु आपको दिखाई अगर दे रही है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है जो है प्रकाश का परावर्तन। तो हमारा तो क्वेश्चन है कि ये जो संक्रमण तंत्र है ये विभिन्न रंग के क्यों होते हैं, कोई नीला होता है, कोई हरा होता है ना, कोई पिंक होता है, ये क्यों होता है, ठीक है। तो इसका हम आपको जवाब दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई आपने सबने पढ़ा होगा कि जो संक्रमण तत्व होते हैं इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है n-1 d 1 से 10 और आपको पता है ns 1 से 2। ये जो है प्यारे भाई ये संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लियर है। अब संक्रमण तत्वों का आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा तो इसमें मेरे भाई 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 1 से लेकर 10 तक। कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है, कभी 4 होता है, कभी 5 होता है, मतलब ये ऐसे कहां तक होता है, 10 तक होता है। तो मेरे भाई इससे क्या होता है जब 1 1 2 2 3 3 या 4 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे क्या होता है जो डी कक्षक होता है वो पूर्ण पूरित नहीं होता। मतलब ये जो डी कक्षक है संक्रमण तत्वों का वो हमेशा अपूर्ण होता है। हमेशा कैसा होता है बेटा, अपूर्ण होता है, ध्यान रखना इस बात को। तो डी कक्षक कैसा होता है, जो संक्रमण तत्वों का अपूर्ण होता है। अब अपूर्ण का मतलब इसमें जगह होती है, जैसे मान के चलो आपको पता है डी कक्षक जो होता है, सॉरी डी ऑपोज होता है, उसमें 5 कक्षक होती है, 1 2 3 4 5, है ना। अगर मान लो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 1 2 और ये भर दिया हमने 3, है ना। तो अब देखो ये जो खाली रह गया ये भी खाली रह गया, मतलब ये क्या है, अपूर्ण है, अपूर्ण है ना। तो मोस्टली देखा जाता है कि जो संक्रमण तत्वों का जो डी कोष होता है ये क्या होता है, अपूर्ण होता है। और इस अपूर्णता के कारण इसके पास क्या होता है, खाली स्थान होता है। क्या होता है, खाली स्थान। तो क्या करते हैं बेटा ये संक्रमण तत्व, जो खाली स्थान है इस खाली स्थान में क्या करते हैं, श्वेत ऊर्जा वाला जो प्रकाश है, श्वेत ऊर्जा वाला बेटा क्या है, प्रकाश है। इस श्वेत ऊर्जा वाले प्रकाश का ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, क्योंकि खाली जगह इनके पास पर्याप्त होती है। तो श्वेत ऊर्जा वाले प्रकाश का क्या कर लेते हैं, ये अवशोषण कर लेते हैं। और जैसे ही अवशोषण करेंगे मतलब इनको ऊर्जा मिल जाएगी, क्योंकि प्रकाश जिसको मिलेगा तो उसको ऊर्जा तो मिलेगी। जब इनको ऊर्जा मिल जाएगी तो एक्चुअल में मेरे भाई होगा क्या, ये निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में। निम्न से कहां चले जाएंगे बेटा, उच्च में चले जाएंगे। अच्छा सर ये क्या होता है, देखो मान के चलो अगर ये दूसरी कक्षा में हुआ तो ये कौन सी कक्षा में चला जाएगा,
तीसरी में चला जाएगा। अगर ये तीसरे में हुआ तो कहाँ चला जाएगा, चौथी में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये श्वेत ऊर्जा वाले प्रकाश का अवशोषण करते हैं और निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जैसे ही उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे तो जो प्रकाश का इन्होंने अवशोषण किया है, जो बचा है प्रकाश, अब क्या करेंगे, उसको ये वापस दे देंगे, मतलब उस प्रकाश को ये परावर्तित कर देंगे। तो ये जिस कलर के प्रकाश को परावर्तित करेंगे उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर, जिस कलर के प्रकाश को क्या करेंगे बेटा, ये परावर्तित करेंगे, उस कलर के ये दिखने लगेंगे। जैसे अगर ये नीले रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं तो नीले रंग के दिखने लगेंगे, है ना, और लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं तो ये लाल रंग के दिखने लगेंगे। जिस भी प्रकाश को परावर्तित करेंगे उस कलर के दिखने लगेंगे। तो मेरे भाई यही कारण है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन व यौगिक बनाते हैं। तो यही जो मैंने आपको समझाया, यहाँ पर आप देखो क्या है, संक्रमण तत्व रंगीन आयन व यौगिक बनाते हैं। इसका कारण ये है कि संक्रमण तत्वों के जो n-1 जो d है ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो, ये अयुग्मित, सिंगल का मतलब क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या करते हैं, इनके पास जगह होती है, तो ये क्या करते हैं, श्वेत ऊर्जा वाले प्रकाश का क्या कर लेते हैं, अवशोषण, और निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में, और उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर शेष प्रकाश को क्या कर देंगे, परावर्तित करेंगे। और इस परावर्तित प्रकाश के कारण ही प्यारे भाई ये रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं, इसलिए ये विभिन्न कलर के होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन जम गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है मेरे भाई, संक्रमण तत्व जो है ना उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्यों। अब उत्प्रेरक पहले आपको शब्द पता होना चाहिए, इसके बाद ही आप इसको जान पाओगे कि उत्प्रेरकीय गुण होता क्या है। तो मेरे भाई देखो, आपको अगर बताऊं तो उत्प्रेरक, अगर ये शब्द लिखा है, क्या लिखा है शब्द उत्प्रेरक, देखो उत्प्रेरक मेरे भाई ऐसा एक पदार्थ होता है जो या तो क्या करेगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, अभिक्रिया की दर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अभिक्रिया की दर को या तो क्या है, ये बढ़ाता है, और या अभिक्रिया की दर को क्या करता है, घटा देता है ना। तो उत्प्रेरक क्या है, कोई अन्य ऐसी कोई मतलब विशेष कुछ नहीं है। उत्प्रेरक क्या है, एक पदार्थ ही है जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ाएगा या फिर अभिक्रिया की दर को घटाएगा। देखो मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। आपको पता है दूध, जो नॉर्मली दूध है 5 से 6 घंटे में दही में परिवर्तित होता है, पता है ना आपको, 5 से 6 घंटे में दही में परिवर्तित होता है नॉर्मली। लेकिन अगर इसी दूध में हम नींबू डाल दें तो ये जो नींबू डालने से जो दूध है तुरंत ही दही में परिवर्तित हो जाएगा, तुरंत ही उसका क्या हो जाएगा, विक्षेपण हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, पता है ना आपको। तो यहाँ पर जो नींबू है, नींबू ने क्या काम किया, नींबू ने क्या काम किया कि दूध को जो नींबू है उसने क्या किया, अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया, और अभिक्रिया की दर को बढ़ाने से क्या हुआ कि जो दूध 5 से 6 घंटे में दही में परिवर्तित हो रहा था, अब वो तुरंत दही में परिवर्तित हुआ। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर बढ़ गई है ना। और उसी प्रकार एक एग्जांपल और देखो, अगर हम दूध में सोडा डाल दें, जो खाने का सोडा होता है, उस खाने के सोडे की बात कर रहे हैं, खाने को सोडा डाल दें और उसको क्या कर दें, अच्छे से उबाल दें, तो जो दूध आपका 5 से 6 घंटे में दही में परिवर्तित हो रहा था, वही दूध अब 10 से 12 घंटे में भी दही में परिवर्तित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने सोडा डाल दिया, तो सोडा ने क्या किया, अभिक्रिया की दर को घटा दिया, और अभिक्रिया की दर जब घट गई तो ये जो है ना 10 से 12 घंटे में भी दही में परिवर्तित नहीं हो रहा। तो मेरे भाई उत्प्रेरक एक ऐसा ही पदार्थ होता है, या तो जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा या तो फिर अभिक्रिया की दर को घटाएगा, जैसे नींबू और खाने के सोडा ने काम किया। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक समझ गए आप। अब क्वेश्चन हमारा यह है कि संक्रमण जो तत्व है वो उत्प्रेरक का काम क्यों करते हैं, क्या कारण है कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से ध्यान से सुने इस बात को कि क्यों करते हैं। तो देखो ये तो आपने समझा ही है, ये तो आपने पढ़ाई है कि संक्रमण तत्व जो है वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तित। अब यहाँ ध्यान रखना, परिवर्तित। अब कैसे होता है परिवर्तित भी प्रदर्शित करते हैं, वो देखो बेटा। आपको पता है आयरन जो होता है, आयरन पर बेटा आपका 2+ भी होता है, और आपको पता है आयरन पर 3+ भी होता है। जैसे आपने देखा हो, अगर मैग्नीज है, इसमें क्या होता है, +1 से लेकर Mn+7 तक होता है ना। तो ऐसे बहुत से संक्रमण तत्व हैं जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था करते हैं प्रदर्शित। कोई 1+ करता है, कोई 2+, कोई 3+, है ना, कोई 2+ भी, 3+ भी। तो ऐसे ये परिवर्तित करते हैं, है ना, कभी 2+, कभी 3+, कभी 4+, ऐसे करते रहते हैं।
तो हम ये समझ गए कि जो संक्रमण तत्व है वो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब इससे क्या होता है, देखो अब इससे क्या होता है, जब संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं तो इससे क्या होता है, देखो हमने देखा है उत्प्रेरक का काम क्या है, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या अभिक्रिया की दर को घटाता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये कोई अभिक्रिया है ए बी और यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है बेटा सी, क्लियर हुआ, ठीक है। और यहाँ पर उत्प्रेरक है बेटा एपी, उत्प्रेरक क्या है बेटा एपी, मतलब आयरन उत्प्रेरक है, ठीक है। देखो आप ये बताओ, अगर ए और बी ये जो अभिकारक हैं ए और बी ये अगर आपस में क्रिया ना करें तो क्या उत्पाद बन सकता है, बोलो बन सकता है? तो आप कह दोगे सर बिल्कुल नहीं बन सकता, अगर ये क्रिया ना करें तो ये उत्पाद कभी बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता ना। तो ऐसे में क्या करता है, जो उत्प्रेरक होता है वो उत्प्रेरक क्या करता है, इस पहले अभिकारक से क्रिया करता है। पहले किससे क्रिया करता है, पहले अभिकारक से। क्यों? क्योंकि ए और बी का तो मेल हो नहीं रहा, तो ए और बी तो क्रिया कर नहीं रहे, तो ए किससे क्रिया करता है बेटा, उत्प्रेरक से क्रिया करता है। क्यों करता है? अब इससे क्रिया कैसे कर लेता है, तो इससे क्रिया करने का कारण सिर्फ ये है कि ये क्या है, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ये जो एपी है अपनी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो ए के अकॉर्डिंग कर लेता है, ए को जिसकी जरूरत है उतनी कर लेगा। अब ए के साथ क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा बेटा ए के साथ कौन क्रिया करेगा, एफी करेगा, तो क्या बना लेगा ए एफी। एग्जांपल के लिए हमने बना लिया ए एफी। अब जो ए एफी है, अब ए से तो क्रिया इसने कर ली, अब ए से क्रिया कर ली, अब ये जो ए एफी जो बना है ये मध्यवर्ती यौगिक किससे क्रिया करेगा, बी से। तो अब ये बी से क्रिया करेगा, मतलब जो ए एपी है वो बेटा किससे क्रिया करेगा, बी से क्रिया करेगा। तो जो ए और बी आपस में मिल नहीं रहे थे, तो अब ये इससे क्रिया करेगा तो इन दोनों को क्या करेगा, आपस में मिला देगा। और जब इन दोनों को आपस में मिला देगा तो ए और बी आपस में क्रिया करेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे सी, और जो एपी है वो अलग हो जाएगा। तो ऐसे अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो आप ये मान लो कि ये जो दुश्मन है, ये जो ए और बी क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, जो आपस में कभी दोस्ती नहीं करेंगे। लेकिन जो एपी है वो ए का भी दोस्त है, वो बी का भी दोस्त है। तो पहले क्या करता है, एपी ए के साथ रिएक्शन कराता है, ए एपी बन जाता है। फिर जब ए एपी बन गया तो ये एपी बी से क्रिया करता है और इन दोनों की जो दुश्मनी है उसको दोस्ती में परिवर्तित कर देता है और प्रोडक्ट में बदल देता है और एपी हो जाता है अलग। तो ऐसे अभिक्रिया की दर को बढ़ जाती है। जैसे आपने बायोलॉजी में ताला चाबी सिद्धांत पढ़ा होगा, वो इसी पर बेस्ड है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना। तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिससे क्या कर लेते हैं, अपनी संयोजकता अभिकारक के अनुरूप करते हैं और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा पॉइंट देखो, इसके दो पॉइंट हमें पढ़ना है, क्यों करते हैं। देखो दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे भाई जो आपको ये भी पता होगा कि जो संक्रमण तत्व है, ये जो संक्रमण तत्व है वो ठोस अवस्था में मोस्टली होते हैं, क्योंकि हमें पता है सभी संक्रमण तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, क्लियर है। क्योंकि ये अच्छा ये नहीं पता तो ये तो पता ही होगा कि संक्रमण तत्व हैं वो धातु का व्यवहार करते हैं, सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं और धातु वो होते हैं जो ठोस हो, ठीक है। तो मतलब संक्रमण तत्व कैसे होते हैं बेटा, ठोस होते हैं। अब ठोस होते हैं तो इससे क्या होगा, तो देखो ठोस है तो हम पता है कि ठोस का हम क्या बना सकते हैं, आसानी से चूर्ण बना लेते हैं। आसानी से किसको परिवर्तित कर सकते हैं, इसको चूर्ण में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने चूर्ण में परिवर्तित किया तो इससे क्या होगा बेटा, चूर्ण में परिवर्तित जैसे ही हम कर लेंगे तो ये जो संक्रमण तत्व है इनकी जो जो मुक्त संयोजकता है, ऐसा कहूं कि मुक्त संयोजकता, मुक्त संयोजकता मतलब ये ऑक्सीकरण अवस्था है, इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि हो जाएगी तो इनकी जो संयोजकताएं हैं वो 1 + 2 + 3 + ये बहुत सारी प्रदर्शित करेंगे। अब बहुत सारी प्रदर्शित करेंगे तो इससे क्या होगा, ये अभिकारक को अपनी सतह पर क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। और अभिकारक को जैसे अपनी सतह पर एकत्रित करेंगे, जैसे पहले इसने क्या किया, ए के अकॉर्डिंग की, तो ए को अपनी सतह पर एकत्रित कर लिया, फिर बी के अकॉर्डिंग की तो बी को अपनी सतह पर एकत्रित कर लिया। तो जैसे ही दोनों एकत्रित हुए तो अपने आप से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे और ये क्या बदल जाएंगे, उत्पाद में बदल जाएंगे। तो यहाँ से अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो यही कारण है। तो संक्रमण, पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। तो जो संक्रमण तत्व हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसका सिर्फ कारण ये है, पहला कारण तो ये है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिससे अपनी संयोजकता अभिकारक के अनुरूप कर लेते हैं
और अभिकारक जो है उसको उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। दूसरा कारण यह है कि संक्रमण तत्व ठोस अवस्था में होते हैं, जिससे ये सरलता से चूर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं और इनकी जो मुक्त संयोजकता है इसमें वृद्धि हो जाती है और अभिकारक को अपनी सतह पर एकत्रित करते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये कारण यहाँ पर आपको लिखा भी मिल रहा है, कोई दिक्कत इससे नहीं है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व बेटा मिश्र धातु बनाते हैं क्यों? अच्छा, मिश्र धातु आपको जानना जरूरी है। अगर मिश्र धातु भी आपको नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पहले मिश्र धातु आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देखो आपको पता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने घर में होगा स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील आपके घर में होगा, स्टील का बर्तन होगा, है ना, होगा ना। आपके घर में जो कांसा होता है, क्या होता है बेटा? कांसा, कांसे का बर्तन होगा। आपका जो घर है उसमें पीतल का बर्तन होगा ना। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि बेटा पीतल कौन कौन सी धातु से मिलकर बनता है, तो आप बोलोगे सर कॉपर और जो जिंक है इससे मिलकर बनता है पीतल। ठीक है, मैंने मान लिया, चलो ठीक है, आपने बोला, मैंने मान लिया कि भाई चलो कॉपर और जिंक से मिलकर पीतल बनता है। मैंने बोला कांसा, तो आप बोलोगे सर कॉपर है और जो टिन है इसको मिला दो तो कौन सा कांसा बन जाता है। ठीक है, मैंने बोला बेटा स्टेनलेस स्टील किससे बनता है, तो आप बोलोगे आयरन, निकेल और ये रहा क्रोमियम, इनसे मिलकर सर स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये इनसे मिलकर ये बन गया, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ। सर हमें पता नहीं, तो सुनो अब बताओगे आप। मेरे भाई क्या होता है, जब दो या दो से अधिक धातुओं को, दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं को ही बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं को जब आपस में मिला दिया जाता है, जब आपस में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो क्या होता है, ये आपस में मिल जाती हैं और एक अन्य धातु का निर्माण करती हैं। जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाते हैं तो एक अन्य धातु का ये निर्माण करते हैं, और जो अन्य धातु होती है, जो मोस्टली जो धातु जिनसे बनी है उनसे ज्यादा मजबूत होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, गलनांक क्वथनांक के मान ज्यादा अधिक होते हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं को जब मिलाकर एक अन्य धातु जो तैयार करते हैं, तो जो अन्य धातु होती है मेरे प्यारे भाई वो ही मिश्र धातु होती है। मतलब ये स्टेनलेस स्टील, कांसा, जो पीतल है, ये मिश्र धातु है। क्यों है मिश्र धातु? क्योंकि ये दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी। तो ये तो आप मिश्र धातु समझ गए। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो यह है कि संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं क्यों? तो मेरे भाई सिर्फ इतना, इसका यही कारण है कि जो संक्रमण तत्व है वो लगभग समान आकार के होते हैं। ठीक है, जितने भी संक्रमण तंत्र लगभग समान आकार के होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक में एक एक का अंतर। जैसे अगर हम संक्रमण तत्वों की पहली श्रेणी उठा लें तो देखो स्कैंडियम आता है, फिर टाइटेनियम आता है, फिर वेनेडियम आता है ना, फिर क्रोमियम आता है, फिर मैग्नीज आता है, फिर आयरन आता है ना, आपको ये पता है। तो इसका परमाणु क्रमांक 21, इसका 22 होता है, इसका 23 होता है, इसका 24, इसका क्या होता है 25, इसका क्या होता है 26। देखो एक एक परमाणु क्रमांक का अंतर है, एक एक का, है ना। तो अब एक एक का है तो कोई विशेष ज्यादा अंतर नहीं होता, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो संक्रमण तत्व है वो लगभग समान आकार के हैं। अब लगभग समान आकार के हैं तो सर इससे क्या होगा? तो लगभग समान आकार के हैं तो इससे क्या होगा? अब देखो समानता जहां मिलती है, जैसे आपने सुना होगा चोर चोर भाई होता है, चोर चोर कौन होता है? भाई होता है, समझ गए ना। ठीक है, और अक्सर एक संगत वाले को दूसरी संगत वाला, बिल्कुल एक संगत वाले व्यक्ति को उसी संगत का एक दूसरा व्यक्ति जो है जरूर मिल जाता है। ठीक है, एक उदाहरण के लिए जैसे कोई राजश्री खाता है तो उसको दूसरा राजश्री खाने वाला जरूर मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। जैसे हम नहीं खाते तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति राजश्री खाता है तो उसको दूसरा राजश्री खाने वाला जरूर मिलेगा, है ना। तो यही होता है कि जो लगभग ये समान आकार के होते हैं, जो समान आकार के होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं, तो एक जैसे लोग क्या होते हैं आपस में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। ठीक है, तो जब इनको हम मिलाते हैं तो ये बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, और जब मिल जाएंगे तो एक अन्य धातु का निर्माण कर लेंगे जो आपकी मिश्र धातु कहलाएगी। तो इसका आपको कारण क्या लिखना है? संक्रमण तत्व लगभग समान आकार के होते हैं जिससे ये पिघली हुई अवस्था में, है ना, पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे में आसानी से मिल जाते हैं, मिश्रणीय हो जाते हैं और ठंडी होकर एक मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ? जैसे आपको उस मिश्र धातु के उदाहरण मैंने आपको दिए थे। ठीक है, तो संक्रमण तत्व हैं वो संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्यों? मतलब संक्रमण तत्व संकुल बनाते हैं क्यों? तो ये क्वेश्चन भी आप नहीं जान पाओगे जब तक आपको संकुल के बारे में ना नॉलेज हो कि संकुल आखिर होता क्या है। तो देखो आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सीखा होगा
कि प्यारे भाई अगर देखो जैसे मान के चलो ये आपका क्या है सोडियम, क्या है ये सोडियम, और ये आपका क्या है क्लोरीन Cl2। अगर इन दोनों को आपस में हम मिला दें, इन दोनों को प्यारे भाई आपस में मिला दें तो आपको पता है ये बन जाएगा NaCl बन जाएगा। देखो H2 और ये रहा O2, इनको अगर हम आपस में मिला दें तो प्यारे भाई बन जाएगा H2O बन जाएगा, ये आपको पता है। मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बेटा तत्वों को मिला रहा हूँ, है ना। और जब तत्वों को मिलाते हैं तो बनता है यौगिक, तत्वों को मिलाते हैं तो क्या बनता है यौगिक। ये जो NaCl है वो क्या है, अणु है या यौगिक है। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा प्यारे भाई इतना सा है आपसे कि तत्वों को जब आपस में मिलाया है, जब तत्व आपस में मिलते हैं तो ये बनता है यौगिक। क्या बनता है यौगिक, यौगिक बनता है। लेकिन प्यारे भाई जब हम यौगिक को आपस में मिलाएं, तत्व क्या बनाते हैं यौगिक, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं अणु। क्या बनाते हैं अणु, तत्व यौगिक क्या क्या बनाते हैं अणु। लेकिन प्यारे भाई जब अणु या फिर यौगिक को आपस में मिला दिया जाए तो एक बड़ा यौगिक बनता है। एक क्या बनता है, बड़ा यौगिक बनता है। और जो बड़ा यौगिक होता है, इस बड़े यौगिक को ही हम क्या बोलते हैं, संकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे भाई, संकुल। तो संकुल कुछ नहीं है, संकुल एक यौगिक है, लेकिन संकुल प्यारे भाई एक जटिल यौगिक है। देखो मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं। आप देखो नमक जो आपके पास होता है, अगर नमक को आप जल में घोल दोगे तो बहुत आसानी से नमक जो जल में घुल जाएगा। शक्कर को आप जल में घोल दोगे तो आसानी से शक्कर जल में घुल जाएगी। क्या आप पत्थर को जल में घोल सकते हो, तो आप बोल दोगे सर बिल्कुल नहीं घोल सकते हैं, क्योंकि पत्थर जो है एक यौगिक है और एक ऐसा यौगिक है जो वियोजित नहीं होता, आसानी से नहीं टूटता। मतलब जो पत्थर है वो जटिल यौगिक है। तो उन जटिल यौगिकों को ही मेरे भाई हम संकुल बोलते हैं। जैसे आपको पास रेत दे दी जाए तो क्या रेत को आप जल में घोल सकते हो, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि रेत जो है वो संकुल यौगिक है। क्या है प्यारे भाई, संकुल यौगिक है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना। जो संकुल यौगिक है एक जटिल यौगिक होता है जो आसानी से जल में नहीं घुलता, वियोजित नहीं होता। आगे कुछ चीजें अभी आपको जानना और जरूरी है। देखो वो जरूरी ये है कि जो प्यारे भाई जो यौगिक होता है, ये जो यौगिक है इस यौगिक में मेरे भाई आयनिक बंध होता है। कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध, आयनिक बंध। और आयनिक बंध तो आपको पता ही है एक एक इलेक्ट्रॉनों के दान करने या ग्रहण करने से बनता है। ठीक है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दें या फिर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें, है ना, किसी तत्व को एक इलेक्ट्रॉन दान करा दें या किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा लें, तो यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन के दान या ग्रहण करने से जो बंध बनता है वो आयनिक बंध होता है। कौन सा बंध होता है प्यारे भाई, आयनिक बंध होता है। लेकिन जो आपका संकुल है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के दान करने या ग्रहण करने से नहीं बनता प्यारे भाई। जो संकुल है वो संकुल इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने या ग्रहण करने से बनता है। समझ रहे हो, जो संकुल है इलेक्ट्रॉन युग्म, अब ये लिखा मैंने इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, तो मेरे भाई दो इलेक्ट्रॉनों का युग्म, दो इलेक्ट्रॉन से जो युग्म बनता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। और जो संकुल है इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने या ग्रहण करने से बनता है। और यहाँ से एक बात सीखना है, इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने या इलेक्ट्रॉन युग्म के ग्रहण करने से जो बंध बनता है उस बंध का नाम है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। मतलब मैं ये कहूं कि जो संकुल है प्यारे भाई, इस संकुल में सहसंयोजक बंध होता है और जो यौगिक है उसमें आयनिक बंध होता है। ये इलेक्ट्रॉन के दान करने या ग्रहण करने से बनता है, बट ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने या ग्रहण करने से बनता है। क्लियर हुआ, तो ये हुई बात संकुल की। तो संकुल क्या है, यौगिक ही है, एक जटिल यौगिक है। ठीक है, तो यहाँ समझ गए। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि संक्रमण तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है क्यों। तो देखो सुनो, संक्रमण तत्वों की जो धनायन होती है, क्या होती है, धनायन। ठीक है, अब संक्रमण तत्व आपको पता है धातु होते हैं और धातु वो होते हैं जो धनायन होते हैं। जैसे मान के चलो अगर हमारे पास Fe हुआ तो Fe पर क्या होगा 2+, मतलब ये धनायन है ना। जैसे Mn है तो Mn पर क्या होता है +7, तो ये धनायन है। जैसे Cu है, Cu पर क्या होता है 2+ या 1+, मतलब ये धनायन है। तो कह रहे हैं कि जो संक्रमण तत्वों के जो धनायन होते हैं, क्या होते हैं, धनायन। अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा, धनावेशित किरणावेशित,
बताओ। तो आप बोलोगे सर धनावेशित करेगा, ये कौन सा मजाक है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, तो ऋणावेश को धनावेश ग्रहण करेगा ना, और धनावेश को ऋणावेश, यही होता है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो संक्रमण तत्वों के जो बेटा धनायन होते हैं, ये धनायन क्या करते हैं, उदासीन अणु। अब उदासीन अणु जैसे जैसे मान के चलो आपके पास क्या है H2O। अब देखो H2O जो है ये उदासीन क्यों है। अच्छा बताओ, H2O पे कोई आवेश होता है, कोई आवेश होता है H2O पर, कोई आवेश होता है, या 2+ या 3+ होता है H2O पर, नहीं होता ना, तो ये उदासीन होगा ना, होगा कि नहीं। अब मैं जैसे बोल दूं कि Na, ये उदासीन है, नहीं, ये इस पर धनावेश होता है, धनावेश होता है, ठीक है। तो संक्रमण तत्वों के जो धनायन है वो उदासीन अणु जैसे H2 हुआ है ना, NH3 हुआ, ये हुए, ठीक है, H2 NH3 आदि। और ऋणायन, ऋणायन जैसे आपका Cl- हुआ है ना, Br- हुआ है ना, Cn- हुआ, Nc- हुआ, ऐसे ऋणायन, कितने भी सारे ऋणायन आपने देखो पढ़े हैं बहुत सारे, है ना। तो उदासीन अणुओं जैसे H2 NH3 आदि तथा ऋणायनों से क्या करते हैं, जो धनायन, मैं धनायन की बात कर रहा हूँ, ये जो धनायन है उदासीन अणु और ऋणायन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे तो इससे क्या होगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन युग्म करेंगे, और इलेक्ट्रॉन युग्म जब ग्रहण करेंगे तो कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजक बंध, और सहसंयोजक बंध जहां बन जाए तो वो क्या बन जाता है, संकुल बन जाता है। क्या बन जाता है, संकुल बन जाता है। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके संकुल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, संकुल। लेकिन इनमें जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो सिर्फ दो कारणों से आती है, सिर्फ दो तो नहीं बोल सकते, और भी अन्य कारण, मैं आपको दो कारण बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, पहला कारण ये है कि संक्रमण तत्वों के धनायन का जो आकार है वो छोटा होता है, बिल्कुल इनके आकार जो है ना वो छोटा होता है, ठीक है। क्यों, अब क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जब बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में क्या होती है, सॉरी, परमाणु आकार में क्या होती है, कमी। अब कमी होती है तो आकार तो छोटा ही होगा, तो संक्रमण तत्वों के धनायन का आकार क्या होता है, छोटा। अब धनायन का आकार छोटा तो नाभिक की आवेश बड़ा, नाभिक की आवेश ज्यादा, बिल्कुल। अब नाभिक की आवेश ज्यादा है, और नाभिक पर कौन सा आवेश है आपको पता है, नाभिक जो परमाणु का जो नाभिक होता है, ये परमाणु है, इसका नाभिक होता है, उस पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश। अब आकार छोटा तो ये आवेश ज्यादा, और जब ये आवेश ज्यादा तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो उसको आसानी से ग्रहण कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि इसकी ताकत क्या है, ज्यादा, धनावेश की क्या है, ताकत ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश, तो ऋणावेश की ताकत क्या है, कम। तो जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो उसको खींच लेगा, तो इसकी ताकत ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और जब आसानी से ग्रहण कर लेगा तो ये क्या कर लेगा, धनायन बना लेगा, ठीक है। तो ये लिखा है संक्रमण तत्वों के धनायन का आकार छोटा व नाभिक की आवेश अधिक होता है, इस कारण इन तत्वों के धनायन आसानी से जो लिगेंड होते हैं। अब ये लिगेंड शब्द कैसे आया मेरे भाई, वो सुनो आप मेरे भाई, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो लिगेंड कहलाता है। जैसे मान के चलो अगर हमने H2O से इलेक्ट्रॉन लिए तो H2 हमारे लिए किसका काम करेगा, लिगेंड का काम, ठीक है। NH3 से लिए तो ये लिगेंड का काम करेगा, Br- Cn- जिससे इलेक्ट्रॉन युग्म लेंगे वो लिगेंड का काम करेगा, ठीक है, और ये क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, संक्रमण तत्वों के धनायन में रिक्त N-1 d ऑर्बिटल होता है, वो हमने अभी पढ़ा था, पहला क्वेश्चन इसका देखा था जब हमने देखा था कि संक्रमण तत्वों को N-1 d ऑर्बिटल होता है, उसमें रिक्त होता है। अब रिक्त होगा तो क्या होगा, अब देखो रिक्त है तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन युग्म आ रहा है तो आसानी से उसको जगह मिल जाएगी। जैसे मान के चलो हम जिस रूम में पढ़ा रहे हैं इसमें हम 10 जन तो रहते ही हैं, अगर 10 जन रहते हैं, कोई 11वां व्यक्ति अगर हमारे रूम में रहने को आ जाए कि भाई हमारे आपके रूम में हमें जगह, रहने के लिए जगह दे दो, तो क्या हम उसको देंगे जगह, क्यों भाई, वैसे ही हम परेशान हैं, हम जब सोते हैं तो एक दूसरे के जो पैर हैं उन पे सिर रखकर सोते हैं, वैसे ही हम परेशान हैं, वैसे ही हम तो भाई अच्छे से रह नहीं पा रहे, तो 11वें व्यक्ति को कैसे हम जगह देंगे। लेकिन मेरे भाई अगर मेरा ये जो रूम है वो भाई 20x20 का है, कितने का, 20x20 का, और इस में 2 जन रहते हैं, तो बताओ क्या तीसरा जन आएगा उसको हम जगह देंगे, हम बहुत आसानी से जगह देंगे। क्यों, क्योंकि 20x20 का रूम है, हमें इसका जो रेंट है वो ही पे सही से नहीं कर पा रहा है ना, उस पे हमें लोड पड़ रहा है, तो हम जगह आराम से दे देंगे, है ना। तो हमारे पास अगर जगह है तो देंगे अगर जगह आराम से, और जगह नहीं है तो कैसे दे देंगे, ठीक है। तो N-1 जो d ऑर्बिटल है वो रिक्त होता है। अब रिक्त होने से क्या होता है, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है इसको आसानी से जगह मिल जाती है और ये सर्कुल बना देती है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे, परेशानी दिक्कत तो होगी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं,
भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या तैयार होता है, हमारा क्वेश्चन ये तैयार होता है कि जो संक्रमण तत्व हैं वो आपके अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब अनुचुंबकीय का मतलब क्या होता है प्यारे भाई, एक सेकंड मेरे भाई, है ना, अनुचुंबकीय, है ना। अब ध्यान से सुनना, यहाँ शब्द क्या लिखा है, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ध्यान, ये शब्द लिखा है। तो मेरे भाई आपको पता है आपको ये पता है कि चुंबक जो होती है, अगर इस लोहे के पास इसको लेकर जाए तो वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, वो तो कर लेती है। अगर दो चुंबक, मान के चलो हमारे पास दो चुंबक, आपको पता है ना जो चुंबक है, इस चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक N ध्रुव होता है और एक S ध्रुव होता है ना। तो अगर हमारे पास दो चुंबक हैं, ठीक है, अगर इन दोनों चुंबक के समान ध्रुव आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, मतलब ये इधर जाता है और ये इधर जाता है। और लेकिन जब जो चुंबक है, इन चुंबक के विपरीत ध्रुव आपस में मिलते हैं, मतलब अगर देखो, जैसे मान, एक सेकंड, जैसे मान के चलो यहाँ पर आपका N है और यहाँ पर क्या है, S। यहाँ देखो, अब जब आपस में देखो S और S मिल रहा है और ये आपस में S और N मिल रहा है, तो विपरीत ध्रुव जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, आकर्षित करती हैं। और जब एक दूसरे समान ध्रुव मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, है ना। तो क्या होता है, चुंबक की ओर आना, चुंबक के पास आना अनुचुंबकीय कहलाता है, और चुंबक से दूर जाना प्रतिचुंबकीय कहलाता है। चुंबक के पास आना अनुचुंबकीय, चुंबक से दूर जाना प्रतिचुंबकीय। क्लियर हुआ बात, ठीक है। तो संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय मतलब चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, क्यों, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सुनो यार, तो आप प्यारे भाई ये तो जानती हो कि संक्रमण जो तत्व है इनका जो n-1 d ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, वो अपूर्ण होता है, वो रिक्त होता है। रिक्त होता है, कैसे रिक्त होता है ना। अब रिक्त होता है तो उससे क्या होता है, तो देखो आपको पता है जो संक्रमण तत्व है इसमें कितने संक्रमण तत्वों का जो डी उपकोष होता है, कौन सा उपकोष होता है, डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। क्लियर है, 5 कक्षक। अगर मान के चलो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएंगे, पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ये 5 और ये फिर 6, ऐसे भरा जाएंगे। तो अब हमने देखा तो ये अपूर्ण है कि नहीं, बोलो। देखो यहाँ 2 भर आने चाहिए थे बट 1 भर आया, यहाँ खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह, यहाँ भी खाली जगह, यहाँ भी खाली जगह, क्योंकि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर आते हैं, 2 भर आते हैं। तो केवल इसी में 2 है, बाकी में तो 2 नहीं है, मतलब ये क्या है, अपूर्ण है। ठीक है। अब अपूर्ण होने से क्या होता है, जो संक्रमण तत्वों का जो डी उपकोष है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अयुग्मित कैसे, मतलब वो नहीं समझ में आया तो मेरे भाई, अयुग्मित का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित का मतलब क्या होता है, सिंगल, और युग्मित का मतलब डबल इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये युग्मित है। कैसा है बेटा, युग्मित है। और यहाँ पर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, अयुग्मित है। कैसा है, अयुग्मित। तो अयुग्मित का मतलब क्या होता है, सिंगल, और युग्मित का क्या होता है, डबल। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, है ना, ध्यान से सुनना। तो मेरे भाई कोई भी जो संक्रमण तत्व है उसमें जो अनुचुंबकीय गुण आता है वो सिर्फ एक ही कारण से आता है कि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो ही चुंबक की ओर आकर्षित होगा, वरना चुंबक की ओर आकर्षित वो नहीं होगा। जैसे अगर हम जिंक का देख लें, किसका देख लें, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। कितना होता है, 30। हमें पता है कि जो जिंक है वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता, ये चुंबक से नहीं चिपकता, आकर्षित नहीं होता, मतलब ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। कारण क्या है, क्यों, कारण सिर्फ इतना ही है कि जो जिंक है, जिंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सर कैसे नहीं होते वो बताओ, वो भी बताएंगे, टेंशन मत लो आप, बिल्कुल ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 30, इसके 30 इलेक्ट्रॉन भरो। तो आर्गन में बेटा हमने कितने भर दिए, 18 इलेक्ट्रॉन, भरा गया 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद हम किस में भरते हैं, इसके बाद हम भरते हैं बेटा 4s2 में, और फिर थोड़ी जगह छोड़ते हैं और 3d10 ऐसे भर देते हैं। ठीक है, तो आप देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, और जब अगर डी में हम 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये 6 भर दिए, ये 7 और ये 8, ये 9 और ये 10। तो देखो जब डी में हम बेटा 10 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो डी जो है ना वो पूर्ण पूरित हो जाएगा, और जब ये पूर्ण पूरित हो जाएगा डी, तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बचेगी ही नहीं, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा, मतलब ये होगा प्रतिचुंबकीय। ध्यान रखना, जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे अनुचुंबकीय बोलते हैं, और जो चुंबक से दूर भागता है उसे हम प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा,
प्रति चुंबकीय बोलते हैं, ध्यान रखना है ना। मतलब जिंक चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता, इसका कारण ये है कि ये प्रति चुंबकीय होता है। क्या होता है? प्रति चुंबकीय, इस पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो हम ये कह रहे हैं कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय होगा, और वरना अनुचुंबकीय कोई होगा नहीं। देखो जैसे मान के चलो, अगर हम बात करें Mn की, अब हमें Mn का पता करना है कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। तो Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 25 होता है। अगर इसकी 25 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो आप देखो, है ना, आर्गन में कितने भर दे? 18 भर दिए, ठीक है। फिर थोड़ी जगह छोड़ के हम क्या भरते हैं? 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 20, 18 और 2 20। अब कितने? 5 और भरने हैं, तो वो 5 किसमें भराएंगे? डी में। तो देखो S तो पूरा भरा, लेकिन डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। अब डी में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो देखो 1 2 3 4 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही भराएंगे ना, 1 2 3 4 5। तो देखो अब जब हमने 5 भरे तो देखो क्या पूर्ण है? ये नहीं है ना। और देखो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। युग्मित इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला जो यौगिक है वही तो अनुचुंबकीय होता है, वही तो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। केवल संक्रमण तत्वों की जो श्रेणी है इसमें 2-3 तत्व ही ऐसे हैं जो पूर्ण पूरित होते हैं, बाकी जितने भी तत्व हैं वो सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं। इसीलिए वो मोस्टली जो संक्रमण तत्व हैं वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। जैसे और भी देखें, जैसे आयरन का अगर भरें तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। तो आर्गन में कितने भरा जाते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s2 और फिर 3d6, है ना। तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित में से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 भरेंगे तो देखो यहाँ 1 2 3 4 ये अयुग्मित है ना, तो इसीलिए अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आपको इसका कारण क्या लिख लेना है मेरे प्यारे भाई? क्या लिख लेना है? ये लिख लेना है कि अनुचुंबकीय गुण पदार्थ में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। जो भी अनुचुंबकीय गुण है वो पदार्थ में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। संक्रमण और जो संक्रमण तत्व में इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है कि नहीं? क्योंकि ये पूर्ण पूरित कभी होते नहीं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त पदार्थ अनुचुंबकीय होता है, इसीलिए संक्रमण तत्व जो है वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतना लिख लिया। इसके बाद एक लाइन लिखना, अनुचुंबकीय गुण या अनुचुंबकत्व है, इसको हम ये जो आपका सूत्र है इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये होता है μ = n+2, जहां μ आपका क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, ये चुंबकत्व को बताता है कि कोई जो अणु में कितना चुंबकत्व है और कितना कम चुंबकत्व है। और जो n है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है कि मतलब यहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और एक बात याद रखना कि किसकी संख्या है बेटा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है n, है ना। जैसे मान के चलो 1 2 3 4, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ पर ये कम होगा अनुचुंबकीय, और ज्यादा होते तो और ज्यादा होते, ठीक है। ध्यान रखना, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये समझ गए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसा आया है कि संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्यों? देखो, अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, तो प्रतिचुंबकीय युग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करेगा। बोलो आएगा कि नहीं? तो आप क्या लिखते हैं? प्रतिचुंबकीय गुण पदार्थ में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी वो अधिक प्रतिचुंबकीय होगा, और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी वो कम प्रतिचुंबकीय होगा। क्लियर होगा? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मेरे भाई यहाँ से मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिससे आपका ये जो आपको जो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा है ये पूरा कॉन्सेप्ट इसका आपको समझ में आ जाएगा। तो आओ हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा ये है कि Fe2+ तथा Fe3+ में कौन अधिक अनुचुंबकीय है? अधिक अनुचुंबकीय है। तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन कई टाइप से मिल सकता है। कभी आपको Fe का ना बोले, किसी और का बोल दे, तो आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना, ठीक है। Fe2+ तथा Fe3+ में कौन अधिक अनुचुंबकीय है और क्यों? ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। ऐसे करके कई टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको मोस्टली बताऊंगा, ठीक है। देखो, आपको अगर ये बताना है कि कौन Fe2+ और Fe3+ में कौन अधिक चुंबकीय है, अगर ये बताना है तो आपको Fe और Fe2+ का
जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, Fe2+ में या Fe3+ में, ये पता आपको पहले लगाना पड़ेगा। तो अब हम लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम Fe2+ है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है। बट प्यारे भाई इतना तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले हम उसके मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे हमें Fe2+ का करना है तो इससे पहले हमें इसके मूल परमाणु मतलब Fe का करना पड़ेगा, ठीक है। तो Fe का हमें पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 30 होता है। तो इन 30 इलेक्ट्रॉनों को भरो। तो आर्गन में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। फिर आपका 4s2 है ना, 20 है ना, सॉरी इसका 26 होता है प्यारे भाई, है ना, कितना होता है, 26 होता है, मिस्टेक हो गई, ठीक है, ठीक है, 20 हो गए। और फिर 3d कितना बेटा, 6 आएगा, ठीक, 3d 6, 18 और 2 20 और 6 26। अब इलेक्ट्रॉन भर दिए 26, लेकिन हमें इसका थोड़ी करना, हमें तो Fe2+ का करना है। तो लेकिन इसका करने से पहले हम इसका कर रहे थे। अब देखो इस 2+ का मतलब क्या है बेटा, 2+ का मतलब इतना सा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए। कितने इलेक्ट्रॉन दान किए, 2। अब आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन दान किए तो 2 इलेक्ट्रॉन दान कहां से करेगा, आपको पता है बाहरी कक्षा जो होती है उस बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं। तो ये बाहरी कक्षा मतलब जो आपका बाहरी कक्षा तो यही है, तो यहां से आपको ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। कितने दान करना है, 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ये दोनों के दोनों क्या कर देगा, दान। और जब दोनों के दोनों दान कर देगा तो आर्गन बचेगा और आपका जो 3d है वो 6 बचेगा। कोई दिक्कत, अब ये 4s तो बचेगा नहीं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन थे वो दान करते हैं। अब यहाँ देखो जो 3d है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो यहाँ पर आप 3d के जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो भरना। कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन भरना, 1 2 3 4 5 6। अब जब हमने इसके 6 इलेक्ट्रॉन भरे, जब हमने इसके कितने इलेक्ट्रॉन भरे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन भरे, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ, इसमें हमें देखें, हमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो हमने इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखे तो 1 2 3 4, तो 4 अयुग्मित, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए। इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, 4। तो Fe2+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। अब ये तो पता चल गया। अब इसमें कितने हैं वो और पता चल जाए तो हम फिर आपका अनुचुंबकीय गुण बता सकते हैं। तो Fe3+ का देखो, तो अब Fe3+, अब देखो हमने मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले ही कर दिया था, ये होता है। अब यहाँ पर 2 दान किए तो ये वाले दान कर दिए, यहाँ ये कितने दान कर रहा है, 3। अब जब ये 3 दान करेगा तो 2 तो यहाँ से दान हो जाएंगे और 1 यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ 3 तो ये कर नहीं सकता क्योंकि इसके पास तो 2 ही है ना, तो 3 तो ये कर नहीं सकता, 2 यहाँ से कर दिए, 1 यहाँ से, मतलब यहाँ पर ये आर्गन तो है ना। और 3d में कितने भरेंगे, बचेंगे 5 बचेंगे, क्योंकि 2 और 1 3 दान करना, ठीक है। अब जो 3d के जो 5 इलेक्ट्रॉन है इसको आप भरो। जब 3d के 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कक्षा 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये भर दिए। तो हमने देखे कि हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने प्राप्त हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने प्राप्त हुए थे, 4 प्राप्त हुए थे, है ना। यहाँ पर कितने हुए, प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए बेटा, 5 प्राप्त हुए। तो बताओ इन दोनों में Fe2+ और Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, Fe2+ के पास कि Fe3+ के पास। तो आप बोलोगे सर Fe3+ है, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4, मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। तो हमने अभी अनुचुंबकीय पढ़ा था, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा वो ज्यादा अनुचुंबकीय होगा और जिसके पास कम वो कम अनुचुंबकीय होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, इसका आंसर क्या लिख सकते हो, उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि Fe, देखो पहले तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, इसके बाद ये जो लाइनें बोल रहा हूँ वो लिखना है, पहले ये कर लेना है फिर ये लिखना है। तो क्या लिखना, उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि Fe2+ के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, इसीलिए Fe3+ Fe2+ से अधिक अनुचुंबकीय है। क्लियर है, ये इसका आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन किसी टाइप से भी बन सकता है, कभी आपसे पूछ सकता है कि Cu2+ है वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है क्यों। तो आपको क्या करना है, जो Cu2+ है इस Cu2+ का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देना है ना। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दोगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखा देना। जैसे मान के चलो ये Cu2+ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कर दे रहा हूं, ये आर्गन रहा है ना, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर 4s2 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर सॉरी 20, हाँ, और 3d 9,
बट ये तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कॉपर और जो क्रोमियम है इस पर अपवाद लगता है, तो कॉपर पर अपवाद लगेगा तो डी का जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो डी में चला जाता है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ए, और ए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाते हैं 10। तो ये मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है मैंने, Cu2+ का नहीं किया, अब ये मूल का किया है, क्योंकि मैंने पता है आयन का करने से पहले इसके मूल का करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम Cu2+ का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये आपका सामान्य परमाणु का हुआ है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दान करना है, तो एक दान यहाँ से हो जाएगा, एक दान यहाँ से हो जाएगा, तो ये आर्गन और ये आपका 3D, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 3D के आप जो 9 इलेक्ट्रॉन है अगर इसके कक्षकों में भरोगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। अब हमने इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया तो हमने इसमें देखा कि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो आप इतना लिखने के बाद, ये जो शब्द है इतना लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि Cu2+ के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। खत्म, है ना। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि Cu2+ अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है क्यों, तो इसका आंसर आपको ये लिखना है, पहले ये लिखना है फिर 2 लाइन। क्लियर हुआ। तो ऐसे करके अगर अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय वाला कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, या फिर ये रंगीन आयन या यौगिक बनाता ये वाले क्वेश्चन आ जाए, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको दिक्कत हो इन क्वेश्चन को जवाब देने में। मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे से समझा दिया, तो मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, है ना। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो बेटा लाइक करो, है ना, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो, है ना। मिलती है तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।